हम जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, खासकर जो हम खाते पीते हैं, उनमें हमारी आस्था भी मिली होती है। हम मानकर चलते हैं कि वो शुद्ध हैं, सेहतमंद हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर वही भरोसा टूट जाए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, पतंजलि घी से जुड़े एक केस के जरिए। जरा एक माँ की कल्पना कीजिए जो अपनी बेटी के दूध में एक चम्मच घी मिला रही है और मन में यही सोच रही है, ये सिर्फ एक चम्मच घी नहीं है, ये उसका भरोसा है, उसकी उम्मीद है। और सच कहूं तो यही सोच इस पूरे मामले की जड़ में है। तो चलिए इसी भरोसे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 1, भरोसे में मिलावट। सवाल बड़ा सीधा है। जब उस माँ की आस्था जैसे भरोसे में ही मिलावट निकल आए, तो फिर होता क्या है? देखिए, ये मामला सिर्फ एक माँ या एक परिवार का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ब्रांड के बड़े बड़े वादों और लैब से निकली हकीकत के बीच की सीधी लड़ाई है। एक तरफ है शुद्धता के दावे और दूसरी तरफ है सरकारी लैब की रिपोर्ट्स। तो सवाल ये है कि ये हकीकत सामने आई कैसे? चलिए सेक्शन 2 में इस पूरी जांच की कहानी को परत दर परत समझते हैं। आखिर हुआ क्या था, कब हुआ था और कैसे हुआ था? रिपोर्ट में 2 शब्द सामने आए और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला, मिलावटी यानी अडल्ट्रेटेड। इसका सीधा सा मतलब है कि घी में वनस्पति तेल जैसी सस्ती चीजें मिलाई गई थीं। और दूसरा शब्द था घटिया यानी सबस्टैंडर्ड। मतलब ये प्रोडक्ट FSSAI के जो फूड सेफ्टी के कायदे कानून हैं उन पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा, पूरी तरह फेल। और देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये एक लंबा प्रोसेस था। 2020 में लोगों की शिकायतों पर सैंपल लिया गया। 2020-21 में रुद्रपुर की लैब ने इसे घटिया और सेहत के लिए हानिकारक बताया। जब इस पर सवाल उठे तो नवंबर 2021 में गाजियाबाद की नेशनल लैब में दोबारा टेस्ट हुआ और नतीजा वही रहा। आखिर में जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो ये जांच हुई कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के फूड सेफ्टी अधिकारियों ने पतंजलि घी का सैंपल उठाया। स्टेप 2, ये सैंपल स्टेट लैब की जांच में फेल हो गया। स्टेप 3, कंपनी ने रिपोर्ट को चैलेंज किया, तो मामला गया एक नेशनल लैबोरेटरी में। स्टेप 4, नेशनल लैब ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, सैंपल मिलावटी है और FSSAI के स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। और आखिर में स्टेप 5, मामला कोर्ट पहुंचा और फैसला आया। अब जब फैसला आ गया तो कंपनी की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने पब्लिक में माफ़ी मांगी और साथ ही ये वादा भी किया कि लोगों को रिफंड दिया जाएगा और आगे से पैकेट्स पर QR कोड लगाए जाएंगे ताकि शुद्धता की जांच हो सके। तो ठीक है, केस हुआ, फैसला आया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेक्शन 3 में हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक कानूनी मामला क्यों नहीं है, ये सेहत और आस्था दोनों पर एक हमले जैसा है। देखिए, मिलावटी घी का मतलब सिर्फ पेट खराब होना या उल्टी दस्त नहीं होता। फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ के मुताबिक इसके लॉन्ग टर्म खतरे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। ट्रांस फैट की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा, किडनी और लिवर डैमेज होने की आशंका और यहाँ तक कि कुछ मामलों में कैंसर का रिस्क भी। और सोचिए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इस सब के लिए अदालत ने कंपनी पर जुर्माना कितना लगाया? जुर्माना था सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का जुर्माना। और अब जरा कंपनी का अनुमानित टर्नओवर देखिए, 40,000 करोड़ रुपए। तो ये देखकर कई लोगों के मन में यही सवाल आया, जो रिपोर्ट्स में भी लिखा है, कि जिस कंपनी की कमाई हजारों करोड़ में हो, उसके लिए 1 लाख का जुर्माना क्या एक मजाक जैसा नहीं है? और यहीं से हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। सेक्शन 4, देशभक्ति या धोखा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की नहीं है, ये ब्रांड की मार्केटिंग और उसकी हकीकत के बीच की है। ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। एक तरफ हैं बड़े बड़े दावे, स्वदेशी क्रांति, 100% शुद्ध, राष्ट्र की सेवा, हिंदू मूल्य, शुद्ध आयुर्वेद, और दूसरी तरफ है लैब की हकीकत, घटिया वनस्पति तेल से मिलावटी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, खाद्य सुरक्षा मानकों में फेल। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना जो देश के ही लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाए, उसे किसी भी एंगल से राष्ट्र की सेवा कहा जा सकता है? एक और बात, जब स्वदेशी के झंडे तले कोई प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाए, तो क्या इससे उन हजारों छोटे बड़े लोकल ब्रांड्स पर से भरोसा कम नहीं होता जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आस्था की। जिस घी को लोग पूजा के दिए में जलाते हैं, प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं, परिवारों को खिलाते हैं,
अगर वही घी मिलावटी निकले तो क्या ये सीधे सीधे हिंदू मूल्यों और लोगों की आस्था के साथ धोखा नहीं है? ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये लोगों की आप बीती है। एक कहानी एक किसान की है जिसने गौ रक्षा के लिए अपनी गायें आश्रम को दान कर दी, और आज उसका बच्चा बीमार है तो वो रो रो कर बस यही कहता है, बाबा ने मेरी गायें ले ली और मेरे बेटे को मार डाला। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, आपकी खामोशी, आपका फैसला। क्योंकि ये सब जानने के बाद एक ग्राहक के तौर पर हमारी भी तो कोई भूमिका बनती है। जब कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए देशभक्ति और आस्था का इस्तेमाल हो, तो ये पता करने की जिम्मेदारी किसकी है कि दावों में कितना सच है? क्या ये सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी है, या सरकार की, या फिर हमारी भी कि हम इन बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाएं? क्या एक पब्लिक माफी मांग लेने के बाद सब कुछ भुला देना चाहिए, या फिर जो ब्रांड्स आस्था और राष्ट्रवाद के नाम पर सामान बेचते हैं उनकी जवाबदेही का स्टैंडर्ड और भी ज्यादा ऊंचा होना चाहिए? और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर किसी मिलावटी प्रोडक्ट से कोई अपना बीमार पड़ जाए तो क्या हम भी बेचने वाले से यही सवाल नहीं करेंगे कि महाराज ये कौन सी देशभक्ति है जिसमें हमारे अपनों की जान ही दांव पर लग जाए? आखिर में बात सिर्फ 3 चीजों की है, आपका भरोसा, आपकी सेहत और आपकी आवाज। क्योंकि जब बाजार में देशभक्ति और धर्म के नाम पर कुछ बेचा जा रहा हो तो चुप रहना नहीं बल्कि सवाल पूछना ही सबसे जरूरी हो जाता है।